एज अ सीयूटी एस्पिरेंट गाइस, क्या आप ये चाहते हैं कि भैया मैं अपने इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन को किस तरीके से बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर कंपाइल कर सकता हूं, कैसे मैं अपने ग्रामर पोर्शन को बिल्कुल जीरो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर सीयूटी लेवल की ग्रामर की तैयारी कर सकता हूं। साथ ही साथ क्या आप ये भी चाहते हैं कि भैया जो मेरा वोकैबुलरी पोर्शन है जहां से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वोकैबुलरी पोर्शन में अगर मुझसे सीयूटी के अंदर किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग पूछ लिया जाए तो मैं उस मीनिंग को इमीडिएटली बता सकूं। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ नॉलेज, देन माय फ्रेंड्स दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और सिखाऊंगा कि कैसे आप सभी कोई भी इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि यार इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको दो स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा, एक ऐसी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसे वर्ड्स की जो सीयूटी के अंदर पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ना सेट प्रोवाइड करूंगा आंसर की के साथ। आंसर की आपको नहीं मिलती है, आंसर की के साथ मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा जो आपको यह बता देगी कि भैया क्या आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, एवरेज है या वीक है। नाउ गाइस, इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, बस मेरी आपको एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका भी फॉर्म रिलीज होने वाला है, उसके अंदर आपको कंप्लीट हेल्प मैं प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को इस तरीके का इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपके डोमेन सब्जेक्ट के लिए भी मैं प्रोवाइड करूंगा। नाउ गाइस, आप सभी से ना मेरा एक सीरियस करियर क्वेश्चन भी है। क्या आप सभी को यह पता है कि यार हमारे पास बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स पकड़ने का मौका मिलेगा? नाउ गाइस, एक चीज तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुनी होगी कि भैया हमारे इंडिया के अंदर ना डिग्री ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे हैं, बट हमारे यहां पर स्किल्ड ग्रेजुएट्स की बहुत ज्यादा कमी है। बट मेन प्रॉब्लम ये आती है, हमें हमेशा ये लगता है कि यार ये स्किल्स एक्चुअली में है क्या? ये स्किल्स को लेके एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशनल गैप हम स्टूडेंट्स के इकोसिस्टम में लाई करता है। नाउ गाइस, मैं आप सभी को एक वेबिनार के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे टॉप आईआईटीएंस के द्वारा करवाया जा रहा है, जहां पर 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वेबिनार के अंदर एनरोल कर चुके हैं, जहां पर आपको यह पता चलेगा कि यार हम किस तरीके से एक हाई पेड करियर ऑप्ट कर सकते हैं। आपको अपने करियर पाथ का ना एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगा। साथ ही साथ गाइस, आप सभी को पुराने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, बट आज के जमाने में जहां पर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारे जॉब्स को खाता जा रहा है, आज के जमाने में आपके लिए क्या एक्चुअल में जॉब अपॉर्चुनिटीज बचती हैं, इसको लेके एक वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है। और जब मुझे इसके बारे में पता चला, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि क्या ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर पेड कराया जा रहा है। जब मुझे ये पता चला कि यार ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसके होस्ट टॉप कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तब मुझे लगा कि यार मुझे भी आप सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए कि जब आप अपने कॉलेजेस में जाएंगे तब आप सभी को ये एटलीस्ट पता तो हो कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आज के जमाने में चल रही हैं। नाउ गाइस, ये वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बट मेरा उन सभी 100 से 200 सीरियस स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट होगा कि आपको जरूर से जरूर इस वेबिनार के अंदर एनरोल करना चाहिए। इसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। नाउ गाइस, अब आप सभी के सामने एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल रहा है, दैट इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। नाउ गाइस, अब आप सभी को क्या करना है, ये पूरे सेंटेंस का एनालिसिस करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का, कि यार इसके अंदर कौन कौन से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक कौन सा एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, एटसेट्रा चीजें आपको एनालाइज करनी है। सो आप सभी के साथ बैठ के मैं इस चीज को एनालाइज करता हूं। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट वो बनेगा जिसके बारे में बात हो रही है। सो यहां पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा क्विक ब्राउन फॉक्स, राइट। सो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। नाउ इसके अंदर हमारी वर्ब क्या बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, वर्ब हमारी बनेगी जंप्स। नाउ अब आप सभी को मैं एक और चीज बता देता हूं, दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक होता है स्टेट वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब। सो ये है हमारा एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। इज, आर, एम, ये सारे स्टेट वर्ब भी होते हैं। नाउ इसके अंदर भैया एडजेक्टिव क्या इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव वर्ब फ्रेज कौन सा है, जरा इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। देखो इसके अंदर ना, देखो अगर आपको कहीं पे भी ये पूछा जाए कि एडजेक्टिव क्या है, और जहां पर आपको 2 एडजेक्टिव देखने को मिले तो और आपको एक ही चूज कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है तो वो एडजेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में लिखा है फॉक्स, लेकिन उसका एडजेक्टिव है क्विक ब्राउन, तो आपको लिख देना है क्विक ब्राउन हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद हमारी भैया प्रेपोजिशन क्या है, तो सेंटेंस अगर हम पढ़ें द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ओ ओवर यहां पे आ रहा है, ये कोई पोजीशन के बारे में बता रहे, इट मींस इट्स अ प्रेपोजिशन ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, सो ये लेजी डॉग आपका क्या बन गया, आपका बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। सो अगर हम पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे इसके अंदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ गाइस, अब आप सभी के सामने है सेंटेंस नंबर 2 एंड ये सेंटेंस आप सभी पढ़िए एंड इसके अंदर मैं आप सभी का ना जो क्लॉजेस का एक बहुत बड़ा हवा बना होता है इसको मैं क्लियर करता हूं। कई बच्चे क्लॉजेस से डरते हैं, तो अगर हम सेंटेंस पढ़ें ऑल्दो शी हैड स्टडीड डिलीजेंटली मैरी फाउंड द क्वेश्चंस चैलेंजिंग। नाउ इसके अंदर बेसिकली दो तरीके के क्लॉजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ गाइस, एक मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपको मैं प्रैक्टिकली चीजें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूं। नाउ गाइस, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें सो आप सभी खुद मुझे बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिनको पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये कंप्लीट सेंटेंस है। डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि नहीं यार ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है अपने कंप्लीशन के लिए। नाउ अगर हम देखें ऑल्दो शी हैड स्टडीड डिलीजेंटली, सो अगर हम इसको पढ़ें तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ें दैट इज मैरी फाउंड द क्वेश्चंस चैलेंजिंग, सो मैरी को ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगे, सो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इसका मतलब ये बन जाता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और क्योंकि अपने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए ऊपर वाले क्लॉज को सेकेंड क्लॉज की जरूरत पड़ी, इसलिए ये वाला क्लॉज बन जाता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। सो कितना ईजी है इस चीज को समझना। नाउ गाइस, कई बच्चे आप इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कंजंक्शन का जो इस्तेमाल है ना ये तब इस्तेमाल किया जाता है जैसे एक सेंटेंस लिखा है, बीच में एक कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा और फिर यहां पे सेंटेंस लिखा जाएगा। हर समय इस चीज का कंपल्शन नहीं होता है, कभी कभी कंजंक्शन शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद दो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। नाउ अब मुझे ये बताइए यहां पर कंजंक्शन कौन सा है। पॉज दिस वीडियो एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपने कमेंट्स में लिख दिया है आपका यहां पर जो कंजंक्शन है दैट इज ऑल दो। सो एक चीज याद रखिए, कंजंक्शन हमें हमेशा बीच में नहीं बट शुरुआत या फिर बिल्कुल एंड में भी यूज किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन तब से डिफिकल्ट होने लगा जब से स्टूडेंट्स ग्रामर को मैथ्स के साथ इक्वेट करने लगे कि भैया ग्रामर में भी इतने सारे रूल्स पूछे जाते हैं। हम जब अपनी स्कूल लेवल एग्जाम में ग्रामर की तैयारी किया करते थे तब हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना भी सफिशिएंट होता था कि यार एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, बेसिक सी जानकारी अगर हमें पता चल गई दैट वाज यूज्ड टू बी इनफ फॉर अस। लेकिन जब से हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है वहां पर हमें इस तरीके के अलग अलग रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, तब से स्टूडेंट्स को ग्रामर डिफिकल्ट लगने लगी। यहां पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ना ग्रामर में रूल्स नहीं बोलना चाहिए, आप बोलिए कि ग्रामर के अंदर अलग अलग लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। जरा आप इस रूल को पढ़िए। इस रूल के अंदर लिखा गया है कि जहां पर भी ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है जैसे रीच, रेजिस्ट, रिसेंबल, अफोर्ड एटसेट्रा, इस तरीके के ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आपको लिखना है इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान बिकॉज यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और एग्जांपल है दे वर अकंपनीड बाय रिची, लेकिन अकंपनीड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सो यहां पर आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहां पर आपका सही सेंटेंस होगा दे अकंपनीड रिची, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट सेंटेंस। नाउ इस तरीके के सेंटेंसेस में आप सही तरीके से ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सके वहां पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल्स को जानना। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट को रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको रूल्स लर्न करने की जरूरत है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को बताता हूं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है एंड ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ग्रामर पर बट उनको ग्रामर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया है बट उसकी आंसर की भी शेयर करी है।
आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, उसको 45 मिनट के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। 45 मिनट्स के अंदर ही आप सभी को उस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि यार मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको यह दिखता है कि यार मैंने 35 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए तो गाइस आप सभी को ग्रामर के ऊपर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यह दिखता है कि मैंने 35 से कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन दैट इंस्टेंस गाइस आप सभी को ग्रामर के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपके 36 37 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब आप सभी को थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ग्रामर बेटर हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के 35 से कम क्वेश्चन सही हैं, उनको थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। बट वो बच्चे अब किस तरीके से ग्रामर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अब मैं आपको यह बता देता हूं। सो बेसिकली गाइस एक काम आपको करना पड़ेगा। देखो, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स नहीं डालोगे, सिर्फ आप सभी वीडियोस देख के काम चला लोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है। इस ब्लैंक शीट के ऊपर आप कोई भी जो भी आप ग्रामर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए टॉप पे। वो लिखने के बाद आप सभी को उसके कॉन्सेप्ट समझने कि यार ये अप्लाई कहां होता है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, ये अप्लाई कहां होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूसेजेस क्या है। आपको ना प्रीपोजिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पहले नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद आप सभी को प्रीपोजिशन के जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ये नोट डाउन करने हैं। भैया ये रूल्स कहां से मिलेंगे, आप गूगल पर लिख दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन रूल्स। आपके सामने कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाएंगे। उसमें एक्चुअल में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 10 से 11 रूल्स ही होते हैं। आपको वो इंपॉर्टेंट रूल नोट डाउन कर लेने हैं कि यार कहीं पर अगर ट्रांजिटिव वर्ब दिख जाता है तो मुझे प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं पर अगर क्लॉज मिल जाता है तो मुझे कंजंक्शन के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मिल जाएंगे, वो लिख दीजिए। एंड उस रूल के ना एप्लीकेशन के आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, वो लिख दीजिए। दैट्स इनफ। फिर आप सभी जब अपनी शीट को वापस से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा, आपके रूल्स भी रिवाइज होंगे, एग्जाम्पल भी रिवाइज होगा। और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। बिलीव मी, आपका सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं बट आगे जब आप किसी और एंट्रेंस की तैयारी करेंगे उसके लिए भी आपकी ग्रामर बहुत शार्प हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली गाइस मेरा बहुत बार मन करता है कि एक दिन यार लाइव आके ना आप सभी को मैं ग्रामर के बारे में खुल के चीजें बताऊंगा। यार ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ये रूल्स हैं, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे लाइव सॉल्व करवाऊं जिससे आपको समझ आए कि यार प्रीपोजिशन ये है, आर्टिकल्स ये है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, क्लॉजेस ये है, इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूं। बट अगेन मुझे ये लगता है कि आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा कि मैं लेक्चर ले रहा हूं। सो जब भी मुझे ये लगा ना कि यार आपको ग्रामर के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं लाइव आपके साथ डेफिनेटली एक लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा। बट अभी आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ा हेसिटेशन फील होता है। बट एनीवेज गाइस अब हम लोग थोड़ा सा वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं। नाउ गाइस आपको ये लगता है कि आपसे सीयूटी के अंदर ना डायरेक्ट मीनिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस वर्ड का मुझे मीनिंग बता दो। ऐसा आपके साथ नहीं होता है। बेसिकली आपसे 5 फॉर्म्स के अंदर ना वोकैबुलरी आपकी पूछी जाती है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। नाउ गाइस आप सभी को क्या करना है ना, इन पांचों की पांचों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है जब आप सभी को वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग पता होगा। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप सिनोनिम भी फाइंड आउट कर लोगे, एंटोनिम भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बट प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमारा जो वर्ड बैंक है ना यही सबसे ज्यादा कमजोर है। नाउ गाइस मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा जो वर्ड बैंक है ये बहुत ही बड़ा है। लाइक मुझे बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग पता है और अगर मैं चाहूं तो मैं आपको इस तरीके के जार्गन इस्तेमाल करके आपको कंफ्यूज भी कर सकता हूं। बट यहां पर यूट्यूब पे आके सिंप्लीफाइड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आप लोगों को चीजें समझ आ सके। नाउ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखो यार ये 2018 की डायरी है बट जब कोविड आया था ना 2020 से 21 के अंदर, तब मैंने अपने वोकैबुलरी के ऊपर काम करने की कोशिश करी थी। कैसे करी थी, एक डायरी उठाई, डायरी के अंदर मुझे ये देखने को मिला कि यार मैं कोई बुक पढ़ रहा हूं या कोई किताब पढ़ रहा हूं, उसके अंदर कोई वर्ड आ जाता है तो उसकी मीनिंग क्या है। राइट, मीनिंग देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अच्छा ये एक सेंटेंस लिख लेता हूं। अब जैसे उस समय पर ना महाभारत रामायण आती थी तो उस समय पे इस तरीके के वर्ड बहुत इस्तेमाल होते थे, अधर्म करना ना। मुझे ये लगता था कि अगर मुझे इसका इंग्लिश में कन्वर्जन करना पड़े तो अधर्म को मैं इंग्लिश में क्या लिख सकता हूं। सो मैं अपने गया गूगल पे अधर्म इन इंग्लिश फाइंड आउट किया तो मुझे इतने सारे वर्ड्स मिले, इनिक्विटी, सिन,
सिंफुल, अच्छा ये मतलब होता है। बिनाइटेड मतलब क्या होता है, क्लमजी क्या होता है, एंड आपके लग्जरी का सिनोनिम क्या बन सकता है, मॉड्स एंड कॉन्स। स्पेशल वर्ड, देखो इतना ज्यादा हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्पेशल स्पेशल, बट और भी इसके क्या क्या सिनोनिम बन सकते हैं, लाइक पेक्यूलियर, मोमेंटस एटसेट्रा एटसेट्रा काइंड ऑफ वर्ड्स मैंने अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन किया। नाउ ये तो मेरी इतनी मोटी एक डायरी बनी, बट इसके बाद मैंने 2-3 और डायरी बनाई थी उसी समय के अंदर अपना वोकैबुलरी सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए। बट गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग मेरी तरह डायरी बनाएं एंड उसको पढ़ने की कोशिश करें। आप सभी को सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार हमने अपने इंग्लिश के ऊपर कभी भी ज्यादा फोकस नहीं किया है। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले बैठ के ही हमने इंग्लिश की तैयारी करी है, जिस वजह से जो हमारा वर्ड बैंक है ये बहुत ही कम है। हमें बहुत ही कम वर्ड्स की सिनोनिम, एंटोनिम और मीनिंग्स के बारे में पता है। हम जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं वही जो घिसी पिटे वर्ड्स होते हैं वही हमारे जुबान पर आते हैं। सो मेरा आपको एक टास्क रहेगा, ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपको 10-20 आपको 30-40 नहीं, डेली आपको ना 10 न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं। जब आप डेली 10 न्यू वर्ड्स को लर्न करेंगे तब आपके पास मंथली बेसिस पर 300 वर्ड्स का एक अच्छा वर्ड बैंक बन पाएगा। नाउ किस तरीके से हमें डेली 10 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। वहां पर मैं आप सभी के साथ ना एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वो सभी वर्ड्स की जो बेसिकली सीयूटी पेपर के अंदर आए थे उनमें से डेली बेसिस पर आपको 10 वर्ड लर्न करने हैं। लर्न किस तरह करने हैं, आपको एग्जांपल्स के तौर पे इस तरीके से आप सभी नीचे एग्जांपल लिख सकते हैं। अपने वर्ड लिखा एक जगह पे, मीनिंग लिखी, उसका एग्जांपल लिखा, एग्जांपल के तौर पर आप लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि यार थोरैक्स, अच्छा थोरैक्स है, थोरैक्स का मतलब छाती होती है, छाती मतलब 56 का सीना। अच्छा इस तरीके से आप थोड़ा विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप सभी निमोनिक्स बना सकते हो। आप रिपीटिशन कर सकते हो कि यार मैं एक दिन डायरी उठाऊंगा और बैठ के वीकली एक बार रिवाइज कर लूंगा कि यार मैंने क्या क्या वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करी थी, क्या क्या एग्जांपल्स बनाए थे। तो जब ये आप करेंगे ना तब जाके किसी तरीके से आपका एक डिसेंट लेवल का वर्ड बैंक बन जाएगा। जब आपको किसी भी वर्ड की जानकारी ही नहीं होगी तब आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि आप सिनोनिम एंटोनिम का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ जब आप सभी मेरी बात मान के ना डेली 10 वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको सर्च आउट नहीं करने, मैं आपको 10 वर्ड दूंगा, आपको वो लर्न करने हैं। आपको इस तरीके से एग्जांपल, विजुअलाइजेशन एटसेट्रा करके लर्न करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद जाके ना गाइस मैं आप सभी को अपना रूट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जब आप सभी रूट कॉन्सेप्ट कर लेंगे ना, आपको मैं सफिक्स प्रीफिक्स की जानकारी दूंगा। मतलब एक मेन वर्ड लिखा है, उसके आगे 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं, पीछे 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं, ये 2-3 वर्ड को समझ के आप ये पूरे वर्ड की मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये होता है रूट कॉन्सेप्ट, जो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभी बैठ के आप लोग अपना वर्ड बैंक क्रिएट करने की कोशिश करो, जो दिन में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट लेगा। नाउ गाइस एंड में मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मेरी ग्रामर वीक है। ग्रामर अगर वीक है तो आपको इस तरीके से शीट बनाकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो इस तरीके से वर्ड्स नोट डाउन करके उनकी मीनिंग फाइंड आउट करके एग्जाम्पल लिख के या विजुअलाइजेशन करके आपको अपना वोकैबुलरी एक्सपैंड करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा जो आपका ब्रेन खोलेगा एंड आपके अंदर इंफॉर्मेशन डाल देगा। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। डेफिनेटली आपको गाइड किया जा सकता है कैसे पढ़िए, आपको स्टडी मटेरियल दिया जा सकता है, बट एफर्ट्स आपको खुद डालने पड़ेंगे। सो इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।